हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 9th में हम जो हमारा साइंस है, साइंस का एक बायो से रिलेटेड चैप्टर है टिश्यूज, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टिश्यूज में हम कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो उन्हें हम मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं और किस चीज से बने होते हैं, वो होते हैं कंपोज्ड इमेच्योर और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स से वो बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं, यानी सही तरीके से मेच्योर नहीं होते, या हम कह सकते हैं यंग सेल्स होती हैं और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, मतलब कि निरंतर विभाजित होने वाली इनके अंदर क्षमता होती है। ये प्लांट्स के शूट में, रूट के टिप्स में प्रेजेंट होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कुछ कैरेक्टर्स हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, ये स्मॉल होते हैं साइज में, यानी कि साइज में छोटे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली और उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो नहीं होते हैं या बहुत हल्के होते हैं। सेल वॉल इनकी थिन होती है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, मेरिस्टेम्स आर मेड अप ऑफ इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल। मेरिस्टेम्स जो हैं वो इमेच्योर होती है और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से ये बनी हुई होती है। और क्या है, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। टाइप्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आप सभी को पता है, कल मैंने बता दिया था कि 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल जो होते हैं वो उनकी पोजीशन के आधार पर उनका नाम रखा गया है। जो टिप पे पाए जाते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। जो आपका इंटरनोड्स के बेस पर पाए जाते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। और जो आपका पाए जाते हैं कहाँ पे, जो आपके पाए जाते हैं साइड बाय साइड, रेडियल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, साइड बाय साइड पाए जाते हैं, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक इन्हें हम कहते हैं। ये आपका लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं और ये तने की या जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमने बात करी थी बच्चों कि क्यों मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं उनमें स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं या वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो उसका क्या रीजन होता है ना। फंक्शंस जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, क्योंकि ये डिवाइड करते रहते हैं रैपिडली और नई मास ऑफ सेल्स बनाते रहते हैं, इसलिए वैक्यूल्स जो है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स या यंग सेल्स होती हैं और ये किसी भी वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं करती या आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए वैक्यूल्स ऐसी सेल्स में या तो स्मॉल होते हैं या प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं रेफर्ड टू एज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के रूप में रेफर की जाती हैं। क्यों? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बिकॉज दे आर इन अ डिवाइडिंग स्टेट। वो डिवाइडिंग स्टेट में होती हैं और उनके नेचर, जो वर्क का नेचर होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है। इसलिए सेल्स जब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं तो इन्हें हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। इसके अलावा परमानेंट टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है, ये किससे बनती हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही डेराइव्ड होती हैं। और टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी टिश्यूज के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में कल बात करी थी कि जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं, यही जब इनकी जो विभाजित होने की क्षमता है जब वो खत्म हो जाती है, या हम ये कहें जो यंग सेल्स हैं ये मैच्योर हो जाती हैं, तब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज यानी कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं, किस चीज से, कैसी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं? परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स दैट हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवाइडिंग।
वो डिवीजन की पावर जब उनकी खत्म हो जाती है या यंग सेल्स जब मैच्योर हो गई होती हैं, तब उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज या परमानेंट सेल्स कह सकते हैं। सेल्स इन परमानेंट टिश्यूज अटेन डेफिनेट शेप। जो परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और फंक्शंस भी उनके फिक्स होते हैं। दे मे बी डेड और लिविंग, वो डेड भी हो सकती हैं, वो लिविंग भी हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही परमानेंट टिश्यूज का निर्माण होता है। परमानेंट टिश्यूज को आपको मैंने बताया था कि दो प्रकार की होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको क्लास के बच्चों का जो घनत्व है उससे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये क्लास 9th है, तो अगर सभी बच्चे क्लास 9th के ही बैठे हुए हैं, यानी सबके सीखने का स्तर समान है, तो उन्हें सब चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अगर इसी में छोटी क्लास के बच्चे भी बैठा दिए जाएं और बड़ी के भी, तो बड़े वाले जो हैं वो जल्दी से समझ जाएंगे, जो छोटे वाले हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी कि सीखने का स्तर डिफरेंट हो जाएगा। तो कठिनता कौन सी क्लास में है? कठिनता उस क्लास में जहाँ पे हर तरीके की क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। इसी तरह से सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म द सेम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जब एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिल करके एक प्रकार का कोई काम करती हैं, तो उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। और यदि अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ ग्रुप हो जाती हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो हम क्या कहते हैं? जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। क्या है आपका? है सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब ये सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक है बच्चों, इसको मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, लिग्निफाइड थिक वॉल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, अंदर उसमें लूमेन प्रेजेंट होता है। ये नैरो डेड सेल्स होती हैं। इन सेल्स की जो टिश्यूज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, उसमें लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। कल का सेशन आप ध्यान करेंगे तो आपको याद आएगा कि स्क्लेरीड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्टोन सेल्स होती हैं, यानी पत्थर जैसी संज्ञा अगर इसको दे दी गई है तो मतलब ये कैसी है? नेचर में बहुत दृढ़ है ना। तो किसी भी प्लांट का जो दृढ़ पार्ट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा की स्क्लेरीड्स सेल्स से मिलकर के बनता है। इसमें आपका जो डायग्राम है, आपने अंतर 3 में अंतर लिखना है आपको, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा में अंतर लिखना है। तो ये सभी बच्चों ने कल की क्लास में नोट कर लिया था। अब आपको पढ़ना है एपिडर्मिस के बारे में, क्योंकि हमने मेरिस्टेमेटिक पॉइंट्स को आप अपने माइंड में बार बार रिवाइज करते चलेंगे कि आप कौन कौन सा पॉइंट पढ़ चुके हैं, है ना। अभी हम प्लांट टिश्यूज की ही बात कर रहे हैं, आपको पढ़ना है एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होती है? इन एनिमल्स स्किन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। हम जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे पूरे शरीर पे क्या मौजूद है? त्वचा मौजूद है। त्वचा अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जंतुओं की त्वचा अलग अलग प्रकार की होती है ना। और इस त्वचा का काम क्या है? एक्चुअल में त्वचा है ही क्यों हमारे शरीर पर? इसका भी रीजन है। जो त्वचा है ये बॉडी को इंसुलेट करने का काम करती है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बाहरी इन्वायरमेंट से या बाहरी वातावरण से। ये क्या करती है? त्वचा का क्या काम है? इन एनिमल्स स्किन इज ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर मौजूद होती है। इट इंसुलेट्स द बॉडी
एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी कि बाहर वाले वातावरण से ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की रक्षा करने के लिए त्वचा होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है बच्चों कि जो ये प्लांट्स हैं ये बाहरी एनवायरनमेंट से कैसे इनकी रक्षा होती है? डू प्लांट्स आल्सो हैव स्किन? क्या पौधों के पास भी त्वचा होती है? जैसे हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के पास तो स्किन होती है, त्वचा होती है, लेकिन क्या पौधों के पास भी त्वचा होती है ना? तो इसके बारे में सोचना है। क्या पौधों के पास भी त्वचा होती है? तो एपिडर्मिस जो है वो एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो आपका आउटर मोस्ट लेयर एक प्लांट की बनाता है। एक प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किस चीज से बनती है? उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो एक बाहरी आवरण है प्लांट टिश्यू का जो आउटर मोस्ट लेयर बनाता है किसी भी प्लांट का और कवर करता है पूरी प्लांट बॉडी को, यानी होल प्लांट बॉडी कवर्स विद द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट। वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो पूरी प्लांट बॉडी को आउटर मोस्ट लेयरिंग उसकी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। अनियन पील का ये डायग्राम जो है ये आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, जब आप इसकी प्याज की झिल्ली को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है। इसमें आप देख रहे हैं हर सेल के बाहर एक कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही है, तो एक्चुअल में ये सेल वॉल होती है ना? क्या आप सभी जानते हैं कि एपिडर्मिस जो है प्लांट्स की वो क्या है? जो एपिडर्मिस होती है प्लांट्स की वो भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है। हम किसके बारे में बात करें? हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में कर रहे हैं बात। तो जो प्लांट्स में पाई जाने वाली एपिडर्मिस होती है, पौधों में पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस होती है वो एक सरल स्थायी ऊतक के रूप में होती है ना? तो आपको एपिडर्मिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फीचर्स क्या क्या है? द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम अ सिंगल कंटिन्यूअस लेयर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है ना? जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, आपको ये प्याज की झिल्ली दिखाई पड़ रही, तो इस प्याज की झिल्ली में आप देखिए कि यहाँ पे दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है? ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं, है ना? तो जब हम बात करें किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरल स्थायी ऊतक की, उसमें हम एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यूज और कहाँ कहाँ होती हैं? एपिडर्मल टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं वो एंटायर सरफेस पे प्लांट के मौजूद होती हैं और आउटर कवरिंग जो है प्रोटेक्ट करती है ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी और ये सभी प्लांट के हर पार्ट की आउटर कवरिंग होती है और प्लांट के अंदरूनी पार्ट्स की रक्षा करती है। जो एपिडर्मिस टिश्यूज की, एपिडर्मल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? रिलेटिवली फ्लैट, यानी संरचना में चपटी होती हैं। देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर ऑफन थिकर देन द इनर वॉल। इनकी जो आउटर वॉल होती है वो थोड़ी मोटी होती है अंदरूनी वॉल के मुकाबले। इसका फंक्शन क्या है? द एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट्स The epidermal tissue protects against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi, यानी कि बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, तो लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है और पैरासिटिक फंजाई यदि कोई है तो उससे भी रक्षा करने का काम करती है ना? इसके अलावा अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि साइंस का जो भी चैप्टर होता है इसमें प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम एक ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं। पुल आउट अ प्लांट फ्रॉम अ फील्ड एंड ऑब्जर्व इट्स रूट्स क्लोजली। अगर हम नजदीक से किसी भी पौधे की
जड़ को निकालें और उसको ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे कि रूट्स पे बहुत सारे रूट हेयर्स मौजूद होती है। क्या चीज प्रेजेंट होती है? रूट्स पे बहुत सारे रूट हेयर्स मौजूद होते हैं और ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये ऐसी साइट्स हैं जहां से हमारा जो जड़ है, हमारी जो पौधों की जड़ है, वो जमीन से पानी को, मिनरल्स को खींचती है ना। सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को जो रूट हेयर्स होते हैं उन्हीं से एब्जॉर्ब करती है रूट्स। तो ये क्या करती हैं? दे इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा देती है। और इपिडर्मल सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं रूट हेयर्स में, यही इस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। समझ में आई सभी बच्चों को बात? जो भी अगर हम कभी भी किसी भी जड़ को निकाल के देखते हैं तो जड़ों में छोटे छोटे बालों के जैसी संरचना होती है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो जैसे हम कहते हैं ना कि हम पौधे को पानी दे रहे हैं तो पौधा कहीं से भी पानी को अवशोषित नहीं कर सकता। पौधे को पानी को अवशोषित करने के लिए उसके अंदर जड़ का होना जरूरी है, क्योंकि जड़ पे मौजूद जो भी रूट हेयर्स होते हैं वही सॉइल में मौजूद पानी को और सॉइल में मौजूद मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं और वो पौधे के लिए यूज होते हैं बाद में। ठीक है, तो अगर हम एक कैक्टस प्लांट को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व अ कैक्टस प्लांट और एनी अदर डेजर्ट प्लांट, हम किसी कटीले पौधे को ले लें, चाहे हम कैक्टस प्लांट को ले लें या किसी और मरुस्थलीय पौधे को ले लें, तो जब हम उसकी प्लांट सरफेस को देखेंगे you will find that it is covered with a waxy layer of cutin। आप देखेंगे कि जो साधारण पत्ती है, हम कंपेयर करेंगे, एक साधारण पत्ती, हम गुड़हल के पत्ती की बात कर लेंगे, एक गुड़हल की पत्ती का जो बाहरी लेयर है उसकी आउटर लेयर में और कैक्टस की आउटर लेयर में डिफरेंस होता है। क्या है? उसके बाहर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। ये जो वैक्सी लेयर होती है बच्चों, ये कैसी होती है? वाटर प्रूफ होती है। ये कैसी होती है? वाटर प्रूफ होती है, यानी पानी के लिए ये वाटर प्रूफ होती है। और ये वाटर लॉस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी या सारी संरचनाएं ऐसी हैं जो प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट होने का कारण है कि वहां पे उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो वैक्सी लेयर क्यों प्रेजेंट होती है कैक्टस की प्लांट्स पे? कैक्टस की स्टेम के ऊपर वैक्सी लेयर इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू कहीं पौधे का वाटर लॉस ना होने लग जाए, इसलिए वहां पे वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का एडॉप्टेशन है, ये एक प्रकार का अनुकूलन है जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए मरुस्थलीय पौधों में होता है। डेजर्ट्स एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल। डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में पानी बहुत कम बरसता है ना। तो डेजर्ट प्लांट जैसे कि कैक्टस है, इसको वाटर को कंजर्व करने की जरूरत होती है ना। बहुत कम पानी में भी ये चलता रहता है, तो इसलिए इस पे कौन सी लेयर होती है? क्यूटिन की लेयर होती है। ये आपकी एक इंफॉर्मेशन हो गई। लार्ज ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हैव अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड बार्क, जिसे हम पेड़ की छाल कहते हैं। बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे तो उसपे क्या होता है? बार्क होती है, यानी पेड़ की छाल होती है। तो क्या ये पेड़ की छाल जो है वो भी एपिडर्मल सेल्स से ही बनी हुई है? उसके बारे में हम बात करेंगे। द आउटर लेयर ऑफ अ यंग प्लांट चेंजेस एट इट्स मैच्योर्स। जैसा आपने देखा है, जो छोटे पौधे का तना होता है उसकी संरचना में और जो पेड़ बड़ा हो चुका है उसकी तने की संरचना में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो छोटा पौधा है उसका तना थोड़ा सा मतलब उस पे इतनी मोटी छाल नहीं होती। पेड़ पे आपने देखा है बहुत मोटी छाल होती है ना। तो क्या होता है? टिश्यूज, जिन्हें हम सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहते हैं, रिप्लेस कर देती हैं, एपिडर्मिस आ जाती है वहां पे, है ना। और वही एपिडर्मिस मिल करके सेवरल लेयर्स ऑफ थिक कॉर्क और बार्क, बहुत सारी लेयर्स थिक कॉर्क की बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पेड़ की छाल
या बार्क कहते हैं। दे आर डेड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये कैसी होती हैं? पेड़ की जो छाल होती है वो भी एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं और डेड सेल्स होती हैं, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है ना। तो ये पॉइंट्स ये जो है ये सब बच्चे अपने माइंड में रखेंगे कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो भी एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई होती है। कैक्टस प्लांट में बाहर की तरफ एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। और ये क्यूटिन का प्रेजेंस, लेयर का प्रेजेंस क्यों होता है वहां पे? क्योंकि कैक्टस का पौधा मरुस्थलीय पौधा है और पानी का लॉस ना हो उस पौधे में, इसलिए वहां पे वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। हम देखेंगे स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा को अगर देखें तो किस तरह से आप ये समझें कि हाँ किस तरह से कैसे यहाँ से एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं किस तरह से लीव्स पर भी मौजूद होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आप सब ने ये शब्द सुना होगा स्टोमेटा, जिसे हम कहते हैं पर्णरंध्र। हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र, द epidermal tissues on the leaves of a plant have minute openings called the stomata. जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की लेयर्स पे, बाहरी लेयर्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पर्णरंध्र प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं छोटे छोटे बहुत माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो ये जो स्टोमेटा है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये है स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अंदर सबसे अंदर वाली तरफ स्टोमा प्रेजेंट होता है और बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होती है, ये जो बाहर की तरफ सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस की लेयर। तो each stoma is surrounded or enclosed by two kidney shaped cells called the guard cells. दो किडनी शेप्ड सेल्स मौजूद होती हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। ये दो किडनी शेप्ड सेल्स मौजूद हैं जो क्या कहलाती हैं? जो कहलाती हैं गार्ड सेल्स। ये कहलाती हैं गार्ड सेल्स। इसके अंदर स्टोमा प्रेजेंट होता है। तो these stomata are necessary for the exchange of gases between the atmosphere and plants. यानी कि बाहर के वातावरण में और प्लांट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होने के लिए स्टोमेटा का होना जरूरी है ना। स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं और ये जो पोर्स हैं ये डे और नाइट दोनों टाइम, डे टाइम पे ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं और नाइट के टाइम में ये क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा पे भी एपिडर्मल टिश्यूज का ही प्रेजेंस होता है। स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती हैं उसके पास एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है? अब हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो क्या परमानेंट टिश्यूज डिवाइड करते हैं? हम फिर क्वेश्चन पे आएंगे कि क्या डू परमानेंट टिश्यूज डिवाइड। अगर उसके बारे में हम रीजन दें तो एक अपने आंसर के लिए आपको एक कारण देना होगा कि क्या परमानेंट टिश्यूज डिवाइड करती हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में क्लियर बात कर ली कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ दैट सेल्स, जो सेल्स क्या होती हैं? डिवाइड होती रहती है निरंतर, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है क्या है? यंग सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं और निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। हमने फिर बात करी कि जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं जब मैच्योर हो जाती हैं तब वही परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या परमानेंट टिश्यूज भी डिवाइड होती हैं और उसका आपको कारण बताना है। द सेल्स ऑफ अ परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर विभाजित होने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, क्योंकि वो मैच्योर हो चुकी हैं, उनकी डिवीजन की पावर जब खत्म हो गई तभी वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट
हुई हैं, है ना। द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। अब इस समय जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें मौजूद जो कोशिकाएं हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए वो डिवीजन नहीं करती हैं, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को समझ में आ गया। डू परमानेंट टिश्यूज डिवाइड? तो आंसर है क्या? द सेल्स ऑफ अ परमानेंट टिश्यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड बिकॉज दे आर ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड एंड द सेल्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड डू नॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन। और वो आगे फिर विभाजन की प्रक्रिया नहीं करती है। तो माइंड में क्या बात रखनी है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वही आगे चल करके जब डिवीजन की क्षमता खोती है तब वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हुई थी तो विभाजन की क्षमता उनकी खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो विभाजित नहीं करते, यानी अपनी उनके अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझेंगे। हाउ डज द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट अ प्लांट अगेंस्ट वाटर लॉस? किस तरह से एपिडर्मिस जो है वो एक प्लांट को प्रोटेक्ट करता है कि वाटर लॉस ना होने पाए? द एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो एरियल पार्ट होता है यानी जो हवा में भाग होता है, जैसे तना है, पत्ती है, वहां पे जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ऑफन secrete a waxy water resistant layer on the outer surface। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे कोई पत्ती है तो क्या पत्ती पर पानी पड़ते ही पत्ती पानी को सोख लेती है? ऐसा नहीं होता। उस पर एक हल्की सी, जैसे कैक्टस में बहुत मोटी वैक्स की लेयर होती है, वैसे सभी एरियल पार्ट्स पे थोड़ा सा ऐसा वैक्सी लेयर होती है जो वाटर रेजिस्टेंट होती है ना, बाहरी सरफेस पे पानी को बिल्कुल नहीं टिकने देती। दिस लेयर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, और यही लेयर जो है वो प्लांट से वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, समझ में आ गया? तो एपिडर्मिस ही जो है वो वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आगे बढ़ेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे जो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, है ना। हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। सिंपल था तो आसान था, है ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं बच्चों, ये एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे बने हुए होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, वो एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। ऑल दीज सेल्स, यानी ये हर प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इस बात को ध्यान देंगे, जैसे हमारे देश में या सभी देशों में सरकारें चलती हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्रियों की अलग अलग कार्य क्षमता होती है और सब मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, क्या? देश को चलाने का काम करते हैं। एक स्कूल है, अलग अलग प्रकार के टीचर्स हैं लेकिन एक स्कूल को चला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अलग अलग प्रकार की सेल्स जब मिल करके हम स्कूल का या सरकार का एग्जाम्पल अपने माइंड में रख सकते हैं, केवल याद रखने के लिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एक्चुअल में अपना काम कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है वो एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और एक साथ मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड मैनर में जब एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, ये जो टिश्यूज होते हैं, दिस टिश्यूज आर कंडक्टिंग टिश्यूज। कैसे होते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं हम इन्हें, कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के फंक्शन में काम करते हैं। जो प्लांट्स में आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है, तो प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट के अंदर मिनरल्स, वाटर के और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। ये कैसे होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज के रूप में होते हैं, संवहन ऊतक के रूप में होते हैं। अब ये है इम्पॉर्टेंट और इसके बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं
पहला है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। पहला क्या है? जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम को हम क्या कह सकते हैं? ये पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि जाइलम जो है वो क्या करता है? अगर वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है तो पानी का ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि नीचे से सॉइल में जो जड़ है, जड़ में जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ पानी का ट्रांसपोर्ट करता है और पानी को जड़ से खींच करके पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो जाइलम क्या हुआ? जाइलम आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट का जो दिशा है वो कैसी है? वो यूनिडायरेक्शनल है। क्लियर समझ में आ रहा है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय है। पानी का जो ट्रांसपोर्ट है पौधों में वो केवल एक दिशीय होता है। हम कितना भी पौधे को पानी देते हैं लेकिन वो पानी ना तो पत्ती के थ्रू आपके अंदर जाता है, ना तो वो पानी आपका तने के थ्रू अंदर जाता है। पानी केवल जड़ के थ्रू अवशोषित हो सकता है और जड़ के द्वारा ही, जड़ पे उपस्थित जो रूट हेयर्स हैं वही पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और नीचे से ऊपर की तरफ पानी जो है ट्रांसपोर्ट होता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये काम कौन करता है? ये काम करता है जाइलम। दूसरे प्रकार का टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स, यानी कि फ्लोएम एक ऐसे प्रकार का संवहन ऊतक है जो, देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। जाइलम क्या है? मान लीजिए बच्चों, एक पौधा है, पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर है ना। आप जब, क्योंकि ये छोटी क्लास है, आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, या आप अगर जानकारी इकट्ठी करें तो आपको समझ में आएगा कि पौधे की ग्रोथ के लिए मिट्टी जरूरी नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक से क्या होता है? पानी, केवल पानी और मिनरल्स, दो चीज जरूरी है, मिट्टी जरूरी नहीं है। हम किसी भी प्रकार का पौधा उगा सकते हैं, उसमें फल फूल भी आएंगे, केवल मिट्टी के अंदर मौजूद पानी को जड़ें सोख लेती हैं। तो यदि हम पानी में भी उगाना चाहें तो भी पौधा उग जाएगा। उसमें सफिशिएंट मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए और पानी जो उसको जरूरत है। ठीक है। तो जाइलम क्या करता है? एक पौधे को आप इमेजिन करें, एक पौधे को हमने लगाया है, सॉइल में जो पानी मौजूद था, सॉइल में जो मिनरल्स थे, है ना, नाइट्रोजनस रूप में जो मिनरल्स थे जिनकी जरूरत थी पौधे को, रूट हेयर्स ने उनको एब्जॉर्ब किया और उसको पेड़ की हमारी पत्तियों तक पहुंचा दिया। पत्तियों में अभी आपने स्टोमेटा वाला पार्ट देखा, तो पत्तियों में स्टोमेटा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, हरित लवक मौजूद होता है, जिसके कारण से हमारी पत्तियों का रंग हरा होता है ना। तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी पत्तियों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो पानी पहुंच गया। पानी क्या है? जाइलम क्या है? रॉ मटेरियल है। जाइलम क्या करता है? रॉ मटेरियल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? जैसे जाइलम है तो जाइलम को आप ये समझ सकते हैं कि ये घर का ऐसा सदस्य है जो किचन के सामान को किचन तक पहुंचाता है। फिर पत्तियां क्या है? पत्तियां किचन के रूप में काम आती हैं। और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम, आप फ्लोएम को समझ सकते हैं कि वो सर्विंग एजेंट है। यानी फ्लोएम क्या है? खाना बनने के बाद उस फूड मटेरियल को पौधे के अलग अलग भागों तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वो फ्लोएम नाम की टिश्यूज करती हैं। तो आज आपने बेसिक फर्क है जाइलम और फ्लोएम में, वो आपने समझ लिया और इसको आप सभी बच्चे नोट भी कर लेंगे। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बारे में आपने जाना। क्योंकि आप 9th क्लास में हैं,
बड़ी क्लासेस के बच्चे भी जाइलम और फ्लोएम एग्जैक्ट इसका अंतर क्या है, इसमें मतलब क्या है, उसको आप दैनिक जीवन से अगर कोई भी एग्जाम्पल लेकर याद करते हैं बच्चों तो आपको याद रहता है, अदरवाइज आप भूल जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम और इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और आज आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक बार घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि घर का सारा सामान अगर किचन तक पापा पहुंचाने हैं तो पापा हो गए जाइलम, किचन में खाना बन रहा है, और अगर आप अपने परिवार में सबको खाना परोस रहे हैं तो आप हो गए फ्लोएम। इस तरह से लर्न करेंगे तो आपको जाइलम और फ्लोएम का वर्क कभी भी नहीं भूलेगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।